हेडिंग डालेंगे। टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। अ लीज एग्रीमेंट which is not a फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोई क्या बोल रहा है? अ लीज एग्रीमेंट विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट इज known as ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा लीज एग्रीमेंट जो कि फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट बोलेंगे। These agreements are generally rental agreements. These agreements are generally rental agreements between lessor and lessee. ठीक है, these agreements are generally rental agreement between lessor and lessee. Assets are provided to lessee for use for a certain period of time. After that period, asset will revert back. After that period, asset will revert back to lessor. ठीक है, असेट को लेसी को यूज करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलाउ दिया किया जाता है कि वो उसको उस सर्टेन पीरियड के लिए क्या करेगा? काम में लेगा।
एंड आफ्टर दैट पीरियड वो असेट वापस किसको दे दी जाएगी? वो असेट वापस से लेसर को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। ओनरशिप ऑफ असेट remains with lessor. Ownership of asset remains with lessor and hence claim depreciation. ऑन लीज्ड असेट। ठीक है। असेट की ओनरशिप किसके पास रहेगी? लेसर के पास रहेगी। और इसीलिए इस असेट पर जो डेप्रिसिएशन क्लेम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? लेसर के द्वारा किया जाएगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इनकम इन द बुक्स ऑफ लेसर। अब हम बात कर रहे हैं कि लेसी के लिए तो खर्चा रिकॉर्ड होगा और लेसर के लिए इनकम रिकॉर्ड होगी, तो इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? देयर आर टू प्रेफरेंसेस। देयर आर टू प्रेफरेंसेस टू रिकॉर्ड expense as well as income in books of lessee and lessor respectively. 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 First preference.
रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज फ्रॉम लीज्ड असेट। लीज्ड असेट, सबसे पहली प्रेफरेंस तो हम किसको देते हैं? रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो असेट हमने लीज पर ली, अगर उस असेट से जनरेट होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का डेटा मुझे पता है, तो मैं उस रेशियो में क्या करूंगा? एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करूंगा। सेकंड प्रेफरेंस, यूज स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिकॉर्ड एक्सपेंस और इनकम। use straight line method to record expense or income if information of future benefit is not given। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशो देखेंगे। अब अगर हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम स्ट्रेट लाइन मेथड काम में लेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ओवर द पीरियड क्या करेंगे? इनकम और एक्सपेंस को हम बुक कर देंगे। नोट, इफ एक्चुअल लीज पेमेंट डिफर फ्रॉम अमाउंट ऑफ expense or income, if actual lease payment differ from amount of income or expense, then record outstanding or prepaid as the case may be। अगर एक्चुअल लीज पेमेंट उस खर्चे या इनकम के अमाउंट से डिफर कर जाए, तो हम या तो आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे, या हम क्या क्रिएट करेंगे? प्रीपेड क्रिएट कर लेंगे। बताओ, क्लियर बिल्कुल? तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग है। बस सिंपली एक्सपेंस और इनकम के रूप में बुक करना है।
या तो रेशियो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के बेसिस पर या स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। और जो भी डिफरेंस होगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के थ्रू हम उसे क्या करते चलेंगे, क्लासीफाई करते चलेंगे। ठीक है, और ओनर कौन होता है, लेसर। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन बुक करेगा, लेसर बुक करेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से मैं आपको पूरी अकाउंटिंग समझाता हूं, लेसी की बुक में और लेसर की बुक में। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2002 एबीसी लिमिटेड लीज इक्विपमेंट फॉर 4 years टू XYZ लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 15 लाख है और यूजफुल लाइफ 10 साल है। अज्यूम करना है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। द लीज पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलोज। 4 सालों के दौरान इतना लीज पेमेंट होगा और टोटल लीज पेमेंट 6,25,000 हो रहा है। अब मुझे बताइए, ये आपको 4 सालों के दौरान 6,25 का पेमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या इन 4 सालों का कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर उसने बोला है कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग बताइए, तो लिखो इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर SLM। टोटल पेमेंट हुआ है 6,25 डिवाइड बाय 4, क्योंकि SLM में 4 साल में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हर साल 6,25 डिवाइड बाय 4, 156, 250 का खर्चा रिकॉर्ड करेगा लेसी, और इसी अमाउंट की इनकम रिकॉर्ड करेगा लेसर। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। टोटल लीज पेमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया उसके लीज पीरियड से, यानी 4 ईयर से। तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और यही अमाउंट अब लेसी की बुक में तो खर्चे के रूप में रिकॉर्ड होगा, यानी एज एन एक्सपेंस। और यही अमाउंट लेसर की बुक में इनकम के रूप में रिकॉर्ड होगा एज अ रेंटल इनकम। चलिएगा, अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ लेसी और बुक्स ऑफ लेसर। बुक्स ऑफ लेसी पर आते हैं, ठीक है। देखिएगा, ईयर 1, सबसे पहले लेसी जो है वो लीज रेंट का खर्चा बुक करेगा। तो वो लिखेगा लीज रेंट अकाउंट डेबिट।
यानी खर्चा मैंने माना 156 250 का, लेकिन पेमेंट 1 लाख ही हुआ है, तो टू बैंक 1 लाख, और बाकी का आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। 56,250, ठीक है। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और रेंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनडल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट। एक 56,250 हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ईयर 2। लीज रेंट अकाउंट डेबिट वापस से खर्चा 156,250 टू बैंक अकाउंट 1,50,000 आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 6,250। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट। ये हमारे पास ईयर 2 की एंट्री हो गई, किसकी बुक्स में? लेसी की बुक्स में। ईयर 3। लीज रेंट अकाउंट डेबिट खर्चा बुक हो गया 156,250 का, लेकिन इस बार उसने पेमेंट 175 किया है, तो बाकी का आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट कितना? 175 माइनस 156,250, 18,750 हमने पिछली लाइबिलिटी को पे कर दिया। टू बैंक अकाउंट 175। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट।
ठीक है। नाउ ईयर 4। लीज रेंट अकाउंट डेबिट, एक 56,250, ठीक है। लेकिन आपने पेमेंट 2 लाख का किया है, तो आपके पास 43,750 का आउटस्टैंडिंग था क्या? चेक करो ऊपर। 56,250 प्लस। है। तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट, अब आप चेक करोगे तो आउटस्टैंडिंग में इतना ही बैलेंस बचा हुआ है। फोर थ्री 750 टू बैंक। और लीज रेंट का जो खर्चा है वो कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? पी एंडल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट। 156,250। ये लीजिए, तो लेसी की बुक्स में तो इस तरह से एंट्री हो गई। अब हम आते हैं बुक्स ऑफ। बुक्स ऑफ लेसर। ईयर 1। लेसर को मिलेगा कितना? 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम डेबिट 56,250 टू रेंटल इनकम। बैंक अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इनकम, या आप इसको लिख सकते हो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम 156,250। रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रेंटल इनकम है वो हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 150। 150 ऐसे आया, 15 लाख की असेट की कॉस्ट थी और आपको उसे 10 सालों में राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 150। ठीक है, अब मैं डेप्रिसिएशन की एंट्रियां नहीं डाल रहा हूं आगे से। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्रियां आप उसी अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब आते हैं ईयर टू। ईयर टू, बताइए आपको मिला कितना? 150। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट 6250 टू रेंटल इनकम अकाउंट 156,250। ठीक है, और अल्टीमेटली रेंटल इनकम को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल में। रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास ईयर टू की लीज रेंट से रिलेटेड एंट्री हो गई। ईयर थ्री, बैंक अकाउंट डेबिट 175 आपको रिसीव हुए टू रेंटल इनकम अकाउंट। तो रेंटल इनकम तो कितनी बुक करूंगा? 156,250 और टू आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी जो पिछले सालों की इनकम थी अब वो कैंसिल कर देंगे। 18,750। रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए, ये हमारे पास ईयर 3 की लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। ईयर 4। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू रेंटल इनकम अकाउंट 156। और टू आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट 43,750 कैंसिल हो गई। भाई जो एक्रूड इनकम थी, जो आउटस्टैंडिंग इनकम थी, वो अब आपको रिसीव हो गई, तो हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, सॉरी, रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट, सॉरी। रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपकी जो भी इनकम थी वो रेंटल इनकम, ये लीजिए, ये हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये इस तरह से हम, मेरे पास अकाउंटिंग है किसकी, ऑपरेटिंग लीज। जस्ट लाइक इनकम और एक्सपेंसेस के रूप में आपको क्या करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ लेसर।